हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके 4 सितंबर को आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ये लगभग एक प्रकार के 48 अंकों के लिए कुंजी की तरह है। सो फ्रेंड्स, आज मैं दानिश आपका स्वागत करता हूँ और हम चलते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स की जो राजस्थान जीके है उसके लगभग 36 क्वेश्चंस होंगे और जो कि वर्ल्ड इंडिया एंड एवरीडे साइंस है उससे लगभग 12 क्वेश्चंस होंगे। So friends, is in this video everything for exam have put more content of Rajasthan GK according to exams। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जीके के MCQs डाले गए हैं। इसके अलावा we will try our best to cover maximum syllabus in all the upcoming sets। इसके बाद भी जो सेट्स आएंगे उनमें भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, with our hard work everything for exam think that you will get more and more questions from here in the exams। ऐसा मेरा मानना है कि और एवरीथिंग फॉर एग्जाम का मानना है कि आपको यहाँ से एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये त्रिवेणी संगम संगम पर बसे हुए स्थान है, जैसे बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट, बेणेश्वर। तो बिगोद के सामने दिया हुआ है बनास, बेड़च, मैनाली। राजमहल के सामने दिया हुआ है बनास, ढाई, खारी। रामेश्वर घाट के सामने दिया हुआ है बनास, चंबल, सीप। बेणेश्वर के सामने दिया हुआ है सोम, माही, जाखिम। तो आपको पहली सूची को सेकंड सूची से मिलाना है और आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है। आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है। ये इसका राइट आंसर है। तो इसका मतलब अगर ये राइट आंसर है तो इसमें आपने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जो सीरियल नंबर दिया गया है वो एग्जैक्ट राइट है। फर्स्ट से फर्स्ट राइट है, सेकंड से सेकंड राइट है, थर्ड से थर्ड राइट है, फोर्थ से फोर्थ। तो मैं आपको जो बता देता हूँ कि जो बिगोद त्रिवेणी संगम है वो बनास, बेड़च, मैनाली नदी के संगम पर बसा हुआ है। इसको एक प्रकार से छोटे पुष्कर के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स याद रखना, इसको एक प्रकार से छोटे पुष्कर के रूप में भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। बिगोद जो है बनास, बेड़च, मैनाली के त्रिवेणी संगम पर है और इसको छोटे पुष्कर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आप बेणेश्वर धाम को याद रखें फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा बेणेश्वर धाम को याद रखें। ये सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखें। इसके बाद बात करते हैं रामेश्वर घाट। जो रामेश्वर घाट देखें, ये भी 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है, जो है बनास, चंबल, सीप। ये 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है और ये सवाई माधोपुर में आता है फ्रेंड्स। इसको आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में, तो भी आप याद रख सकते हैं। राजमहल, जो राजमहल है वो फ्रेंड्स बनास, ढाई, खारी, इन 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है बिगोद, जो कि बनास, बेड़च, मैनाली के संगम पर है। इसके अलावा आपको बेणेश्वर धाम याद रखना है, सोम, माही, जाखम, और रामेश्वर घाट भी आपको याद रखना है, जो कि बनास, चंबल, सीप के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम में अलग से ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरे राजस्थान का मैप लेते हैं, अगर पूरे राजस्थान का मैप लेते हैं तो राजस्थान जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा है और ये 4 भाग यही है जो आपको इस ऑप्शंस में दिए हुए, आर्द्र दक्षिणी मैदानी, शुष्क पश्चिमी मैदानी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी और सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी। तो सबसे ज्यादा जो शुष्क है वो राजस्थान का रेगिस्तान वाला जो हिस्सा है, रेगिस्तान वाला जो हिस्सा है उसमें आता है फ्रेंड्स। ये रेगिस्तान वाला हिस्सा जहां पर आपका जैसलमेर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसमें जो आप राजस्थान के 4 भाग है वो जैसलमेर, बाड़मेर, आपके जोधपुर, बीकानेर, ये सब इसी में कवर किए जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान का वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, नेशनल हाईवे ऑफ राजस्थान विच इज कन्फाइंड टू 1 डिस्ट्रिक्ट ओनली। ऑप्शन से 11A, 79A, 76B, 3 है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 11A, इसका सही आंसर है। तो ये इसको जो 11 है इसको नया नंबर 248 भी बोला जाता है फ्रेंड्स। इसको नया नाम जो है इसका 248 भी बोला जाता है।
और ये चंदवानी जयपुर तक को कवर करता है। मतलब कि कहने का मतलब ये सिर्फ एकमात्र जयपुर जिले को ही कवर करता है और ये लगभग 28 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो आप याद रखें कि एकमात्र ऐसा नेशनल हाईवे जो एक ही जिले को कवर करता है वो है 11A। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। मारवाड़ में दामिनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर, सिंचाई करने का औजार। What was the damini in Mewar? A type of local sari, decorated shoe, one revenue tax, an instrument of irrigation। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अ टाइप ऑफ लोकल सारी ओढ़नी, यानी कि ये एक ओढ़नी का प्रकार है। इसका ये सही आंसर है, ये एक ओढ़नी का प्रकार है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ में दामिनी क्या था। दामिनी एक ओढ़नी का प्रकार है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो राजस्थान की मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां हैं, जो राजस्थान की मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां हैं फ्रेंड्स, जो एक विशेष प्रकार का लाल रंग की ओढ़नी, इनकी एक प्रकार की क्या होती है फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिएगा, लाल रंग की ओढ़नी होती है फ्रेंड्स, जिस पर धागे की कसीदेकारी होती है और जिसे दामिनी कहा जाता है। एक लाल रंग की ओढ़नी होती है जिस पर धागे की कसीदेकारी होती है फ्रेंड्स, उसी को ही दामिनी कहा जाता है। कसीदीकारी होती है फ्रेंड्स, याद रहे, उसी को क्या कहा जाता है? दामिनी कहा जाता है। और ये मारवाड़ की एक ओढ़नी का प्रकार है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। श्रावण में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। इन राजस्थान व्हेन इज द गुड़ला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है, आप ध्यान से सुनिएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस गुड़ला त्योहार को मनाया जाता है। ये ऑप्शन 3 आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है और ये चैत्र शुक्ला तृतीया तक मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये जो त्योहार है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुड़ला एक प्रकार का क्या है, मैं आपको बताता हूँ। गुड़ला जो है वो एक प्रकार का छिद्र युक्त मिट्टी का घड़ा है। ठीक है, एक छिद्र युक्त, ध्यान से सुनिएगा, छिद्र युक्त एक मिट्टी का घड़ा है गुड़ला। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है, और जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे फ्रेंड, जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है, जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है। फ्रेंड्स एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो गुड़ला है वो एक छिद्र युक्त मिट्टी का घड़ा है जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है। इस तरीके से ये गुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। आगे चलते हैं। रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? रामा, नाथू, छज्जू एंड सेफू आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग? ऑप्शन से अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर शैली। जो रामा, नाथा, छज्जू और सेपू जो चित्रकला है वो जोधपुर शैली से संबंधित है। फ्रेंड इसका ये सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सभी चित्रकलाएं हैं ये जोधपुर शैली में बनाई जाती है फ्रेंड्स, तो आप जरूर याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? ऑप्शन से बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। इन विच स्टेट वॉज बीरबल डे सेलिब्रेटेड ऑन 17 जुलाई 1946? ऑप्शन का सही आंसर है फ्रेंड्स बीकानेर। बीकानेर इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर में। तो ये जो भारत की आज़ादी के लिए जो रायसिंह नगर था उसकी वहां पर ये आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो वहां पर पुलिस की गोलियों से ये शहीद हो गए थे, तो उसकी याद में वहां पर ये बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई के लिए ये शहीद हो गए थे, लड़ाई के लिए ये शहीद हुए थे, इसलिए ये बीरबल दिवस मनाया जाता है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हर लाल सिंह, सेह घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। हु इज कॉल्ड द गांधी ऑफ चिड़ावा?
तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, प्यारेलाल गुप्ता को। तो जो ये प्यारेलाल गुप्ता थे ये पहले अलीगढ़ रहते थे और अलीगढ़ से ये 1922 में चिड़ावा आए थे। और चिड़ावा आने के बाद इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। फ्रेंड्स चिड़ावा आने के बाद इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की और उसकी स्थापना करने के बाद इन्होंने एक स्कूल खोला था। स्थापना के बाद इन्होंने एक स्कूल खोला और उस वक्त स्कूल खोल के इन्होंने वहां के लिए एक अच्छे कार्य किए थे, इसलिए वहां इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ये याद रखना फ्रेंड्स, इसीलिए इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वहां के लिए बहुत ही उन्नत कार्य किए थे। आगे चलते फ्रेंड्स, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1938, 1928, 1941, 1934। इन विच ईयर वॉज द मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस इश्यूड? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 1934। 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी का ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। फ्रेंड्स ये 1934 में जारी करने के बाद, ध्यान दीजिएगा कि 1934 में जारी करने के बाद 1937 में जोधपुर प्रजामंडल, ध्यान दीजिएगा 1937 में जोधपुर प्रजामंडल एवं सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद जैसे ही 1934 में लागू हुआ मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस, उसके बाद 1937 में जोधपुर प्रजामंडल को एवं सिविल लिबर्टीज यूनियन को, इन दोनों को फ्रेंड्स अवैध घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को अवैध घोषित किया गया। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1937 में जोधपुर प्रजामंडल एवं सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित किया गया इस ऑर्डिनेंस के बाद। आगे चलते फ्रेंड्स, हु कॉन्सीव्ड द आइडिया ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जे नारायण व्यास, कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास, कंवर सेन। इसका फ्रेंड्स सही आंसर है कंवर सेन। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी जो परियोजना है वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, राजस्थान, हरियाणा और इसके अलावा पंजाब, इन तीनों को कवर करती है। और ये आइडिया था कंवर सेन का और ये लगभग इसकी जो लंबाई है राजस्थान की है वो लगभग 470 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और इस नहर का जो उद्घाटन था वो 1958 में किया गया था। इस नहर का उद्घाटन 1958 में किया गया था और इसका नाम 1904 नामकरण जो हुआ था 1984 में हुआ था इंदिरा गांधी के नाम पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका 1984 में नामकरण हुआ था इंदिरा गांधी के नाम पर और इसका जो उद्घाटन हुआ था फ्रेंड्स वो 1958 में हुआ था। ये लगभग राजस्थान में 470 किलोमीटर है और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्य को कवर करती है। आगे चलते फ्रेंड्स, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर कवर्ड बाय द थार डेजर्ट? राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 12 जिलों को, ये जो हमारा थार का रेगिस्तान है एकमात्र रेगिस्तान है राजस्थान का जो कि लगभग 12 जिलों को कवर करता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स बता रहा हूँ जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ये है जैसलमेर, इसके अलावा आप जानते होंगे बहुत अच्छे से बाड़मेर, और इसके अलावा आप जानते होंगे फ्रेंड्स बीकानेर, और इसके अलावा आप और अच्छे से जानते होंगे जोधपुर। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से दें और वैसे ये छोटे मोटे सब मिला के 12 जिलों को कवर करता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, इन विच ईयर भामाशाह स्कीम वाज लॉन्च्ड इन राजस्थान? राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई? 1995, 1998, 2002, 2008। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भामाशाह योजना है वो 2008 में लॉन्च की गई थी और ये महिला सशक्तिकरण, ध्यान दीजिएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए ये लॉन्च की गई थी फ्रेंड्स। महिला सशक्तिकरण का जो लाभ है वो सीधे खाते में जाए, महिला सशक्तिकरण का लाभ सीधे खाते में जमा हो के लिए ये बनाई गई थी स्कीम।
ध्यान दीजिएगा, भामाशाह स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2008 में लॉन्च की गई थी। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं कार्यपालिका व विधायी शक्तियां, न्यायिक व वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन व सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियां। तो फ्रेंड इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ए और बी, ए बी डी, बी सी डी, ए बी सी। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है बी सी डी। ध्यान दीजिएगा, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट्स आर है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यायिक और वित्तीय शक्तियां होती वो भी राष्ट्रपति की शक्ति है, आपातकालीन एवं सैन्य शक्तियां होती वो भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियां ये भी ध्यान दीजिएगा ये भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि फ्रेंड्स जो न्यायिक शक्तियां हैं, आपने सुना होगा न्यायिक शक्ति में सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं अनुच्छेद 72 का। अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार हो सकता है कि वो क्षमादान या दंड प्रदान कर सकता है, मतलब कि वो क्षमादान दे सकता है। अगर कहीं से भी उसको क्षमादान नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास ही ये शक्तियां होती है। इसके अलावा तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है वो भी राष्ट्रपति जो होता है, और तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष है वो भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कभी भी धन विधायक जो धन विधेयक होता है वो कभी भी पास नहीं किया जा सकता, और नहीं भी और बिना अनुदान मांगे जो लोकसभा में है इसको पेश भी नहीं किया जा सकता है। ये फ्रेंड्स आप याद रखना। इसके अलावा आपातकालीन और सैन्य शक्तियां भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये जो अनुच्छेद 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए होता है फ्रेंड्स, जिसका अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। 356 जो कि राष्ट्रपति शासन के लिए होता है। इसके अलावा आप जानते होंगे ये वित्तीय आपातकाल के लिए होता है। तो ये सब राष्ट्रपति की शक्तियों में आते हैं फ्रेंड्स, जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने अनुच्छेद के अंदर। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर आता है फ्रेंड्स न्यायिक, वित्तीय, आपातकालीन, सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियां। आगे चलते फ्रेंड्स। पंचायत राज व्यवस्था है स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय ग्रामीण स्थानीय शासन की। पंचायत राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है स्थानीय प्रशासन की। तो जो पंचायत राज व्यवस्था है फ्रेंड्स वो स्थानीय प्रशासन की होती है, तो आप जरूर याद रखिए। जो भारत में जो पंचायत राज है, ध्यान दीजिएगा, जो भारत में जो पंचायत राज है वो त्रिस्तरीय है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो पंचायत राज है वो क्या है? त्रिस्तरीय। ये आपसे पूछा भी जा सकता है फ्रेंड्स। और ये त्रिस्तरीय कैसे है? क्योंकि आप जानते होंगे पहला होता है, जैसे आपने ग्राम पंचायत सुना होगा कि ग्राम स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत हमेशा कहाँ होती है? ग्राम स्तर पे होती है। पंचायत समिति जो होती है ये मध्यवर्ती स्तर पे होती है फ्रेंड्स। पंचायत समिति हमेशा मध्यवर्ती स्तर पे होती है, जैसे तहसील वगैरह तक आप देख सकते हो। और जो जिला परिषद होती है फ्रेंड्स ये जिला स्तर पे होती है फ्रेंड्स। जिला परिषद हमेशा जिला स्तर पे होती है। तो ये 3 स्तर होते हैं, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पंचायत राज के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे होती है, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पे होती है, जिला परिषद जिला स्तर पे होती है। इसके अलावा मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स कि सन 1957 में एक कमेटी गठित की गई थी। 1957 में एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी किसकी अध्यक्षता में थी? वो थी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी 1927 में, जिसमें पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी फ्रेंड्स। तो और ये सबसे पहले जो पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी वो 1959 में राजस्थान में लागू हुई। तो सबसे पहले जो पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी वो राजस्थान में लागू की गई थी फ्रेंड्स। ये भी आप याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स कि 24 अप्रैल जो होता है उस दिन पंचायत राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, न्यायिकर्ता, विधि विभाग का महासचिव। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल,
सेक्रेटरी जनरल लॉ डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हिंदी में उनको महान्यायवादी कहा जाता है और इंग्लिश में इनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, जो हमारे भारत के सबसे ऊंचे विधि अधिकारी होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट कौन विधि अधिकारी है, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, तो ये है के वेणुगोपाल। के ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सॉरी, ये जो है एट प्रेजेंट वो है के वेणुगोपाल। एट प्रेजेंट ये है फ्रेंड्स, ध्यान रखेगा कि हमारे जो महान्यायवादी है वो के वेणुगोपाल है। इसके अलावा ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, इसका मैं रीजन बताता हूँ कि फ्रेंड्स इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 1 साल कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है, इसलिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये करंट से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है, वो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि है के वेणु। देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, राइस, व्हीट, बार्ले, मसूर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, चावल, गेहूं, जौ, मसूर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है चावल। चावल एक खरीफ की फसल है। तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि जो रबी की फसल होती है फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इनको जनवरी फरवरी में काटा जाता है। जनवरी फरवरी में काटा जाता है। तो इसमें जो फसलें आती है वो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, चना गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब आपकी रबी की फसलें हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड। बात करते हैं कि खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इनको जो बोया जाता है वो जून जुलाई में बोया जाता है फ्रेंड्स। इनको जून जुलाई में बोया जाता है और इनको सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है फ्रेंड्स। इसमें आपकी जो मुख्य फसलें हैं वो है बाजरा, ज्वार, चावल, इसके अलावा कपास, मक्का और आपका गन्ना, सोयाबीन। ये सब जो फसलें हैं आपकी खरीफ की फसलें हैं फ्रेंड्स, इनको आप जरूर याद रखें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जायद। जायद की जो फसलें होती है इनको मार्च और अप्रैल में बोया जाता है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में इनको काटा जाता है। ये पानी की फसलें होती है जो कि गर्मी में ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये सभी आपकी जायद की फसलें होती है। तो इनको आप जरूर याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स। आयुष्मान भारत मिशन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, स्पोर्ट्स। आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय, खेल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि आयुष्मान भारत जो है ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक योजना है। ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजना है, इसको आप जरूर याद रखें। उस समय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उनको अब हटा दिया है। और इसके अलावा जो अभी स्वास्थ्य मंत्री है वो मनसुख मंडाविया है। एट प्रेजेंट वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है मनसुख मंडाविया, जो कि आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि आयुष्मान भारत में लगभग 5 लाख तक का एक इलाज और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है केंद्र सरकार की ओर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो आप इसको जरूर याद रखें। इसके अलावा राजस्थान में अगर ऐसी कोई स्कीम चल रही है तो वो कौन सी स्कीम है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स, राजस्थान में कोई स्कीम चल रही है तो वो कौन सी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। Who among the following is the 21st Lieutenant Governor of Delhi? ऑप्शंस है अनिल बैजल, तेजेंद्र खन्ना, नजीब जंग, अरविंद केजरीवाल। निम्न में से कौन दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल है, अनिल बैजल, तेजेंद्र खन्ना, नजीब जंग, अरविंद केजरीवाल। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अनिल बैजल। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दिल्ली जो है एक यूटी है और एक यूटी में एक उपराज्यपाल होता है। तो वहां के जो उपराज्यपाल है वो है अनिल बैजल और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा एक बिल भी पास किया गया था। वो बिल था कि वो जो पावर है, जो दिल्ली की यूटी की जो पावर है वो सारी किसको दे दी गई है, उपराज्यपाल को दे दी गई है। ऐसा बिल भी यहाँ पर पास किया गया है।
इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अगर करंट में याद रखते हैं फ्रेंड्स, अगर आप करंट में याद रखते हैं तो आप कर्नाटक के राज्यपाल का नाम जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि ये पहले कैबिनेट मंत्री भी थे और राज्यसभा मेंबर भी थे, और इनको हटा दिया गया है, तो इनकी जगह इनको कैबिनेट से हटाकर इनको राज्यपाल बना दिया गया है कर्नाटक का, थावरचंद गहलोत। तो इनको आप जरूर याद रखना, इनसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कैबिनेट मंत्री भी थे, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, और इसके अलावा ये राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी थे, जिसकी जगह पीयूष गोयल को बना दिया गया है। तो इसलिए आप इनका नाम भी जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये किसका नारा था? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। इसको आप जरूर याद रखना फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो लाला जी थे, वो आप जानते हो कि उनका जो सबसे बेस्ट नारा था वही यही था कि साइमन गो बैक। और इसी के दौरान जब वो प्रदर्शन में गए थे, इसी के दौरान उनकी डेथ भी हो गई थी। महात्मा गांधी जो थे, करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था, और सरदार पटेल जो थे वो लौह पुरुष के रूप में फेमस थे। तो ये भी आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वो अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल, समतल, अवतल, अवतल, समतल, उत्तल। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है 4, उत्तल, अवतल, समतल और उत्तल। तो मैं बताता हूं कि फ्रेंड्स, जहां समान आकार का दिखाई दे रहा है, तो जहां आपको एज इट इज आपकी इमेज एज इट इज दिखाई देती है, वो होता है समतल दर्पण। और अगर आप कभी गाड़ियों में बैठे हो तो गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, आपने देखा होगा, जो साइड मिरर होता है उसमें जो पीछे का होता है वो हमेशा छोटा दिखाई देता है। पीछे का जो भी देखते हैं आप, पीछे का कोई भी वाहन तो छोटा दिखाई देता है। तो वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है फ्रेंड्स। और जो आपका अवतल दर्पण होता है, जो कि आप हजामत वगैरह सभी में यूज किए जाते हैं, डॉक्टर चिकित्सक भी इसी को यूज करते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं अवतल दर्पण। याद रहेगा फ्रेंड, इसमें बड़ा आकार दिखाई देता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आरबीसी का जीवन काल है 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 120 दिन। तो जो आरबीसी है, आप जानते होंगे आरबीसी, जिनको हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स इनको बोला जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो ब्लड होता है फ्रेंड्स, इसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है द्रव, एक होता है ठोस। इसको बोला जाता है फ्रेंड्स सॉलिड, और इसको बोला जाता है लिक्विड। तो जो लिक्विड भाग होता है फ्रेंड्स, इसको प्लाज्मा बोला जाता है। ये लगभग 55% होता है बॉडी के अंदर। और ठोस भाग में आपका होता है फ्रेंड्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। बिम्बाणु मतलब कि प्लेटलेट्स इनको बोला जाता है, प्लेट्स इनको बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके शरीर में होते हैं। जो आरबीसी होते हैं, इनकी जीवन लगभग 120 दिन का होता है। इनका लगभग 4 से 5 दिन तक होता है, और ये लगभग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यही प्रदान करते हैं। मतलब रोगाणु से जो हमारी रक्षा करने का काम करता है वो डब्ल्यूबीसी ही करता है। ये भी याद रखें फ्रेंड्स। और थक्का वगैरह में जो काम आते हैं वो बिम्बाणु काम आते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। रोग प्रतिकारक होते हैं, ऑप्शन से गामा ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, विटामिन्स, शर्करा। तो फ्रेंड्स, जो रोग प्रतिकारक होते हैं, यानी कि एक प्रकार से एंटीबॉडीज जो होते हैं, वो आपकी रोगों से रक्षा करता है, रोगों से लड़ता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रोगों से लड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो गामा ग्लोबिन्स है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा आप, इसका सही आंसर है गामा ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, जो कि रोग प्रतिकारक है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज क्या होता है? जो रोगों से लड़ता है, रक्षा करता है, रोगों से लड़ता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो याद रहे। और एल्ब्यूमिन से एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि अंडे में पाया जाता है फ्रेंड्स। ध्यान रहे, एक प्रकार का प्रोटीन है
विटामिन जो कि आप जानते होंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, जो कि तरह तरीके के हमारी बॉडी को विटामिन प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा शर्करा जो कि शुगर की मात्रा होती है, जिसकी ज़्यादा मात्रा से हमको डायबिटीज़ भी हो सकती है। आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। आगे चलें। 18 कैरेट सोने में होता है 50% सोना, 18% सोना, 60% सोना, 75% सोना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स 18 कैरेट जो गोल्ड होता है वो कंटेन होता है लगभग, ध्यान दीजिएगा कि जो शुद्ध सोना होता है वो लगभग कितने का होता है, 24 कैरेट का होता है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है 18 कैरेट, तो आप 24 में से 18 ले लीजिए और इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, तो ये लगभग होगा फ्रेंड्स 75%। तो यानी कि 18 कैरेट सोने में लगभग कितना होता है, 75% सोना होता है। याद रहे, सोना जो होता है फ्रेंड्स उसमें वो बहुत ही ज्यादा तन्य होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है सोना, और इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए फ्रेंड्स इसमें तांबा मिलाया जाता है, इसमें तांबा मिलाया जाता है, ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए, आरएनए। तो इसका ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप बहुत अच्छे जानते होंगे, जो हमारे चारों ओर जो सिस्टम जिसमें सब एक दूसरे के ऊपर जीवित है, वही हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है फ्रेंड्स। जैसे कि शाकाहारी होते हैं वो घास खाते हैं, शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनको फिर मांसाहारी खाते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम चला होता है। तो इसी प्रकार एक सूरज की रोशनी होती है, तो सूरज की रोशनी से भी हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। तो ये भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का स्रोत है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है वो है मीथेन। मीथेन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, जिसको मार्च गैस भी कहा जाता है। ठीक है, मार्च गैस हमेशा दलदल में पाई जाती है। इसके अलावा ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, जिसको प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें। URL से तात्पर्य है यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। URL स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन NTPC के अंदर भी आया है। ठीक है। दूसरी बात, कंप्यूटर से देखिए, आप माने या ना माने कि कंप्यूटर साइंस से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, डैम श्योर है। एवरीडे साइंस में कंप्यूटर साइंस से आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा। आगे चलते फ्रेंड्स। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन इंडिया वॉज अमेंडेड इन 2000, 2005, 2008, 2010। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सन 2000 में। सन 2000 में IT एक्ट आया था फ्रेंड्स। जिस समय प्रधानमंत्री जो थे वो थे, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बीजेपी गवर्नमेंट से अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे। उस समय ये IT एक्ट लाया गया था। उसके बाद एक और बता देता हूं मैं, RTI एक्ट, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये 2005 में आया था। फ्रेंड इसको भी आप याद रखें। आगे चलते हैं। Which of the following is the largest ecosystem in the world? Desert ecosystem, grassland ecosystem, ocean ecosystem, forest ecosystem। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, सागर पारिस्थितिकी तंत्र, वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो है सागर, यानी कि ओशिन महासागर। समुद्र जो आप जानते हैं बहुत ज्यादा फैला हुआ है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग भी अगर आप लेते हैं तो वो किसका है? पानी का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी जो जीव जंतु वगैरह भी अगर आप देखेंगे, विभिन्न प्रजातियां भी है, तो वो भी आपको कहां पर मिलेगी? ओशिन इकोसिस्टम में ही मिलेगी। तो ये आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड इन। बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई 1973, 70, 72, 71। तो फ्रेंड्स आप इसका सही आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे, 1971 में। बहुत अच्छे से जानते होंगे 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, और जो इसकी स्थापना करने वाले थे वो शेख मुजीबुर रहमान
कहलाते हैं, बांग्लादेश के जो संस्थापक कहलाते हैं वो शेख मुजीबुर रहमान कहलाते हैं। ये कब हुआ था? आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था 1971 में, उसी वर्ष ये स्थापना हुई थी और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। के बाद 1972 में शिमला समझौता भी हुआ था, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? रियाल, पाउंड, लीरा, दिनार। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स कि सऊदी अरब एक जो है अरब कंट्री है और इसकी जो करेंसी है वो है रियाल। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल क्या है? बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद। रियाद इसकी कैपिटल है और जो इसकी करेंसी है फ्रेंड्स वो रियाल है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, मैं आपको बताता हूँ रियाल इसकी क्या है करेंसी और रियाद इसकी क्या है राजधानी है। आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा करंट में मैं आपको एक टॉपिक यहाँ पे कवर करना चाहूंगा, तो वो है ओलंपिक। हो सकता है यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। तो जो इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने मेडल्स जीते हैं तो वो है नीरज चोपड़ा, जो कि एकमात्र गोल्ड जीत के आए इस ओलंपिक में। वो है एथलीट जेवलिन थ्रो, आप याद रखना फ्रेंड्स। बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, और इधर से आप याद रखिएगा फ्रेंड्स मेंस जो हॉकी टीम है, सॉरी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। रवि कुमार दहिया, इसके अलावा मीराबाई चानू, इन दोनों ने सिल्वर जीता है। रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू दोनों ने क्या जीता है? सिल्वर। रवि कुमार दहिया को रेसलिंग में मिला है और मीराबाई चानू को भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में मिला है फ्रेंड्स, ये आप याद रखें। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप कोई याद रखना चाहते हो तो फ्रेंड्स वो मेंस हॉकी टीम रखे। हॉकी को ब्रॉन्ज मिला है मेंस को, वो भी लगभग 41 साल बाद। अब तक सिर्फ हॉकी के पास ही गोल्ड मेडल थे। उसके बाद एथलीट्स में अभिनव बिंद्रा ने जीता था फ्रेंड्स 2008 में, लेकिन उसके बाद 41 साल बाद हॉकी के पास कोई मेडल आया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा आप लवलीना बोरगोहेन को भी याद रखें जिनको ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, पीवी सिंधु को बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मिला है, ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। बजरंग पुनिया को भी ब्रॉन्ज मिला है, तो ये आप याद सकते हैं। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है उसमें जिसने टॉप किया है गोल्ड मेडलिस्ट में वो है यूनाइटेड स्टेट, जिसने लगभग 39 गोल्ड जीते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखें। और सबसे ज्यादा मेडल भी अमेरिका ने ही जीते हैं, ये भी आप याद रखें। तो सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कौन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 2016 का जो जहां पर हुआ था वो रियो डियो जेनेरियो में हुआ था। 2020 का टोक्यो जापान में हुआ, जो कि 2021 में कराया गया। 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 का लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो फ्रेंड्स ये भी आप याद रखें कि आने वाले ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तरुण दादीच आपके लिए हमेशा लेकर आऊंगा कोई ना कोई कंटेंट, और अभी भी मैं आपको बोलता हूं कि 4 सितंबर को आपके एग्जाम है। मैं अगले 10 दिन आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही सॉल्व करूंगा। हो सकता है इन प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मैक्स टू मैक्स, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स 48 क्वेश्चंस में से मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स 22 क्वेश्चंस तो एज इट इज मिलेंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करूंगा। और फ्रेंड्स अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।